नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है क्या? बजट। तो केंद्रीय बजट की आज हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय बजट जो अभी आया है रिसेंटली 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को जो यह आया है आपका केंद्रीय बजट, इसकी मेन क्या बातें आप जानते हैं? बजट क्या होता है? एक वर्ष, देखिए ये 3 वर्ष का एक्चुअली लेखा जोखा होता है। पिछले वर्ष का में बताया जाता है कि क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद इस वर्ष का, और फिर आगे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जो हम लोग अभी बजट देख रहे हैं वह क्या होगा आपका? वह केंद्रीय बजट है 22-23 का। ठीक है, तो 22-23 का जो केंद्रीय बजट है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसी को मेनली हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट। तो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने है। कब पेश किया गया? 1 फरवरी को। देखिए 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है, लेकिन सालाना वही चलता है कि आपका 1 मार्च 1 अप्रैल से ही चालू होगा, है ना। तो यह टाइम क्या हो जाता है, एक टाइम मिल जाता है जिससे क्या होगा कि इसके बीच बजट को पूरी तरह से तैयार करने और उसके क्या क्या नियम लागू होंगे उसके बारे में बात की जाती है ना। तो मार्च के बाद 31 मार्च के बाद जो अप्रैल आता है, 1 अप्रैल से ही वह समय चालू होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है ना, ऐसा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि 1 फरवरी से चालू हो रहा है। अगला देखते हैं इस बजट की मेन बातें, फोकस क्या पॉइंट है। तो निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया। तो यह बजट क्या है? बजट मैक्रो आर्थिक विकास। मैक्रो आर्थिक विकास ध्यान रखना है। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का संबंध, और साथ ही भारत में ही जो अर्थव्यवस्था चल रही है। ठीक है ना। तो देखो भारत में जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सारी चीज़ें हैं, दूसरे देशों के साथ हमारा जुड़ाव है, व्यापार कैसा चल रहा है, इस पर यह फोकस बजट है। ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमी पे ध्यान रखना है, यह एक पॉइंट बन सकता है आपका आर्थिक विकास के लिए। और साथ ही ऊर्जा में परिवर्तन यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। आगे आपको मिलेगा पॉइंट, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। डिजिटल अर्थव्यवस्था, अब देखिए समय क्या चल रहा है, इंडस्ट्री 4.0, यानी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम लोग चौथे चरण में पहुंच गए हैं, जिसमें रोबोटिक और आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें होंगी। यानी सारे काम अब रोबोटिक करेंगे और बाकी जो आपका जो अर्थव्यवस्था होगी वो डिजिटल बेस पे होगी। जैसे आप पेमेंट करते हैं, भीम पे है, आपका यूपीआई है, ये सब कुछ काम कर रहा है ना, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। फिर एक बड़ी चुनौती क्या हो गई है? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी सक्षम विकास किया जाएगा, यानी तकनीक के क्षेत्र में हम लोग को विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे देश इस पर बड़ी मात्रा में रिसर्च कर रहे हैं, जैसे चाइना वाइना भी। निजी निवेश में भीड़ पर क्या करेंगे? केंद्रित करेंगे, यानी निजी निवेश को बढ़ाना हमारा टारगेट है, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, निजी निवेश से क्या होता है? रोजगार का वृद्धि होता है, नई नई कंपनियां आती हैं। अब देखते हैं हम लोग बजट की मुख्य बातें। तो आपने अभी तक देखा कि बजट पेश कर दिया गया 1 फरवरी को, और उसकी क्या क्या मुख्य क्या थीम था उसको देखा आपने। अब थीम के बाद हम लोग देखेंगे मुख्य बातें। तो चलिए नोट कर लीजिएगा मुख्य बातें, यही से क्वेश्चन आएंगे और ऊपर के उससे भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। किससे? कि यह जो आपको बताया गया कि बजट का जो थीम था वो क्या था, है ना। तो यह थीम था और यह क्या है? मुख्य बातें। अब आइए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। तो अब आरबीआई जल्दी ही क्या लाएगा? डिजिटल रुपया, जिसको आप बैंक में रख पाएंगे, है ना। तो बैंक में मान लो आपका 1000 रुपया है,
तो उसको आप डिजिटल मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं फ़ोन से, ठीक है। तो इस तरह से एक डिजिटल मुद्रा के रूप में आपका हो जाएगा, उससे सामान वामान खरीद पाएंगे आप, लेकिन उसको हाथ में लेकर नहीं घूम पाएंगे। हाथ में लेकर घूमने के लिए क्या है, मोबाइल है ही, तो उसी में डिजिटल मुद्रा रहेगी, ठीक है। तो चलिए, तो यह बिटकॉइन वाइन को पछाड़ने के लिए भारत सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, क्योंकि भविष्य में डिजिटल मुद्राएं ही चलने वाली हैं। तो जैसे आप देखे होंगे पुराने समय में पहले आहत सिक्के आए थे, पंचमार्का सिक्का आया था, है ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अब फिर उसके बाद नोट वाले नोट आ गया, है ना। अब नोट के बाद कौन सा आ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित डिजिटल मुद्राएं। तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि आपका डिजिटल मुद्राएं किस आधार पर काम करती हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, याद रखना है। चलिए अब आते हैं, ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा, ई पासपोर्ट। अब ई पासपोर्ट में क्या होगा, उसमें चिप भी लगी होगी, आपके बारे में सारी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यानी अगर मानसिक स्वास्थ्य को आपके बढ़ाने के लिए बहुत सारे, आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार नहीं चाहती है कि लोग फ्री मर जाएं, है ना, कुछ दे के ही जाएं या फिर कुछ करके ही जाएं, ठीक है। तो वैसे भी सुसाइड बहुत बुरी बात है, सोचना नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हमेशा जिंदा रहिए, ठीक है, ऐसा प्रयास कीजिए। चलिए, वैसे हमेशा तो जिंदा रहेंगे नहीं, लेकिन जितना जिंदा रहिए उतना बढ़िया से रहिए। तो जीरो, आगे देखिए, जीरो फॉसिल्स फ्यूल पॉलिसी। जीरो फॉसिल्स फ्यूल पॉलिसी का मतलब क्या है कि एथेनॉल का मिश्रण अब बढ़ाया जाएगा। समझिए बात को, एथेनॉल है ना, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025 तक हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल का मिश्रण लगभग 20% कर देंगे पेट्रोल और डीजल के साथ। तो इंडिया क्या हो गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एथेनॉल कंजप्शन वाला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, तो एथेनॉल मिलाकर क्या करेंगे हम लोग, फ्यूल, जीरो फॉसिल्स फ्यूल वाले पर पहुंचने की संभावना है, और सोलर एनर्जी और बाकी सारी चीज़ों का हम लोग विकास करेंगे। आगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए अधिनियम से रिप्लेस किया जाएगा। अब देखिए, पहले SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी लाई गई थी लगभग 2000 में, है ना, 2005 के आसपास इसको लाया गया था। फिर अब क्या हो गया, अब इसको रिप्लेस करके नए कुछ प्रावधानों के साथ नया नियम लाया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता था, विशेष सुविधा दी जाती थी जहाँ पर उत्पादन किए जाते थे। आगे है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। अब आगे है फिर आपका भारत की अनुमानित वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है पीटी के लिए कि भारत की अनुमानित वृद्धि, यानी यह वृद्धि कब की बताई जा रही है, 2021 के लिए, 2021-22 के लिए, है ना, और 22-23 वाला बजट आ गया। अब तो 2021-22 के लिए जो वृद्धि का अनुमान है, अभी यह वित्त वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी अनुमान में ही है कि 9.2% रहेगा। और एक बात और भी आप जोड़ लेंगे कि 2022-23 के लिए, 22-23 के लिए जो बजट होगा अनुमान, वह कितना है, बजट कितना वृद्धि होगा, तो 8.5% बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। तो इसमें इतना बढ़ेगा, और आपको ध्यान रखना है 21 और 22 में कितना बढ़ने का अनुमान है, तो दोनों में अंतर है, याद रखना है। अब देखिए, तो तेल का मूल्य बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है, और तेल हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो तेल ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या हो रहा है, तेल का रेट बढ़ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, यानी जो सरसों का तेल है, वह क्या हो रहा है, लगातार उसका रेट भाग रहा है। आप अभी कुछ दिन पहले 200 रुपये किलो के हिसाब से, उससे भी ज़्यादातर आप खरीद रहे थे तेल को। तो इस तरह से तेल का जो रेट बढ़ रहा है, इसलिए तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी।
कैसे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद आता है आधारभूत संरचना की बात। तो पीएम गति शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा प्री मेंस दोनों के लिए। तो पीएम गति शक्ति लॉन्च किया गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 2500 किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, 2500 किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा। किसको, मतलब जो रोड हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 2500 किलोमीटर तक विस्तृत किया जाएगा। और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले 3 वर्षों में विकसित किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ठीक है, तो कार्गो टर्मिनल का मतलब समझ रहे हैं कि आप जो भारत का या तटीय क्षेत्र है तो यहाँ से बहुत सारा व्यापार हो सकता है, इसी को देखते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। तो मेजर पोर्ट तो है ही, और साथ ही छोटे छोटे और भी केंद्रों को डेवलप किया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति में लगभग आप जानते ही हैं कि 100 लाख करोड़, कितना, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किसमें, आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना में। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग इतने सारे पैसे को लगाया जाएगा आगे के 5 सालों में, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़िए। राज्यों के लिए ऋण की व्यवस्था, राज्य बहुत परेशान थे तो अब राज्यों पर ध्यान दिया गया है। तो राज्यों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो ब्याज मुक्त ऋण है। यानी इनसे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, यानी ऋण तो है ही लेकिन ब्याज नहीं लिया जाएगा अभी तत्काल, हो सकता है ऐसा। चलिए आगे बढ़िए। राज्य इसका उपयोग, राज्य अब 1 लाख करोड़ का जो दिया जाएगा फंड, उसका क्या करेंगे, राज्य इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और अन्य उत्पादक निवेश के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट लपेटे में ले लिया है राज्यों को कि भाई देखो तुम क्या करोगे, पीएम गति शक्ति में ही निवेश करोगे, आधारभूत संरचना में, ये नहीं कि इधर उधर फालतू उड़ा दिया है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया है। तो यह एक देखा जाए तो कैसा निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूंजीगत बजट के लिए ध्यान दिया गया है ज़्यादा इस बजट में, है ना। तो जिससे आगे के लिए आर्थिक विकास हो पाएगा पूंजीगत बजट में। पूंजीगत बजट समझते हैं आप लोग ना, जिससे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। मतलब देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं कि जहाँ पर सभी चीज़ों का आयात निर्यात सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही घरेलू मार्केट में उनके पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कोई भी, जैसे मान लो कि दूध का उत्पादन हुआ, दूध आया, यहाँ पे प्रोसेस भी हुआ, फिर यहाँ से चला भी गया और फिर यहाँ से और मार्केटों में विदेश, देश विदेश सब जगह चला गया। लॉजिस्टिक पार्क ही है। अब पीपीपी मॉडल के माध्यम से 4 स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे। ठीक है, अभी तक बहुत जगह पे यह पार्क खोला जा चुका है। असम में खोला गया था, फिर आपका गुजरात में खोला गया था, कई जगह पे खोला जा चुका है, लेकिन अब 4 और स्थान पर भी खोला जाएगा। आगे देखिए, पीएम ई विद्या यानी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना है जो, अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। 1 क्लास यानी 1 से लेकर 12 तक जो क्लास है उसके लिए एक चैनल होगा पर्टिकुलर। अभी भी आता है लेकिन आप देखते नहीं होंगे, आप दूसरा टीवी देखते रहते हैं, है ना। तो डीडी जो फ्री डिश है उसमें आता रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसे 12 से
क्या किया जाएगा, 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यानी पर्टिकुलर लग रहा है कि हर एक टॉपिक के लिए लग रहा है चैनल बना देंगे। अब ये हो सकता है कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में आएगा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे जैसे जिनके तक इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पा रही है उसको सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने काम किया है। आगे यह कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं, देखिए मैंने कहा जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में हमारे यहाँ बहुत सारी भाषा है ना, तो शेड्यूल 8 में बहुत सारी भाषाओं को कहा गया है, ठीक है। तो उसी भाषा में से क्या किया जाएगा, तो 22 भाषाएं हैं हमारी, तो उस 22 भाषाओं में से यह सबके लिए अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही हो जाएगा, 22 गुणे 12 कर दोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए के वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से सीधा भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। तो अब एमएसपी का जो बवाल चल रहा था उसको भी सरकार क्या करना चाहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी एक मुद्दा था, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो डायरेक्ट खाते में पैसा दिया जाएगा, ऐसा कर रही है बिचौलिए समाप्त करने के लिए। अब है 2021-22 में गेहूं की खरीद 1208 लाख टन और धान की खरीद 163 लाख टन हुई, बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा। पीएलआई देखिए प्राइवेट लैंडिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अंतर्गत, यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के लिए इतना निवेश किया गया है। यह भारत को 2030 तक 280 गीगावाट, ध्यान रखना यहाँ पे। आगे प्रश्न यह पूछेगा कि भारत अपने सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना टारगेट रखा है, कब तक, 2030 तक। तो 2030 तक कितना है भाई, तो 280 गीगावाट ध्यान रखना है। और 2022 तक का कितना टारगेट है, 2022 तक का यह जो टारगेट है वह 175 गीगावाट है ना, 175, ठीक है, गीगावाट, ये यहाँ लिख देते हैं 175 गीगावाट। यह टारगेट पहले था, कब तक, 2022 तक। 2022 तक यह टारगेट था, अब कितना तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ तक। तो जो सोलर से हम लोग को एनर्जी, अभी तक हम लोग को इसमें से जो टारगेट रखना है, ये पूरे ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 2022 तक। लेकिन केवल सोलर एनर्जी से हम लोग 2022 तक 100 गीगावाट प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, कितना, 280 गीगावाट। रेलवे, अब आते हैं रेलवे बजट भी साथ साथ है, आपको पता ही है, 2017 से फिर जोड़ दिया गया था। 2017 से रेलवे बजट को मुख्य बजट के साथ मिला दिया गया था, ठीक है ना। तो पहले अलग कर दिया गया था एक वर्थ कमेटी के रिपोर्ट पर, लेकिन फिर अरुण जेटली ने इनको मिला दिया और फिर आप देख रहे हैं, ताकि यह पॉलिटिक्स के लिए यूज ना हो पाए रेलवे, ऐसा इनका मानना था। तो अब क्या किया जाएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन 18 जिसको कहा जाता था T18, ठीक है। तो यह बहुत सारे शहरों को अब जोड़ेगी, सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक ही ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, और दूसरा अनाउंसमेंट क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रेडिट गारंटी स्कीम, अब आगे बढ़िए। क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या है,
क्रेडिट गारंटी मतलब उधार की बात होती है, तो इसमें क्या किया जाएगा, CGTMES यानी सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया जाएगा। जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है उसको नया रूप दिया जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। फिर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। 2 लाख रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जाएगा यहाँ पर, यानी MSME के लिए कुछ खास प्रावधान इसमें किए गए हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। अब आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, अगर MSME डूबता है उसकी सहायता के लिए, तो 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। समझ गए। आइए आवास की बात करते हैं। आवास बहुत ज़रूरी है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आवास लेंगे। तो PM आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें लाभार्थियों के रूप में 60,000 घरों की पहचान की गई है। 60,000 घर और बनाए जाएंगे भाई, ठीक है। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। 60,000 घर बनाए जाएंगे, 48,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी तक क्या हो, बैंकिंग सुविधा की पहुंच हो। यह बैंक, और बैंक क्या कर देगा, सबको जोड़ देगा, ठीक है। सभी गरीब से लेकर अमीर तक बैंक का खाता होगा, जैसे जन धन योजना। अब इसी तरह क्या किया गया है, अब डाकघर जानते हैं, अब भारत में सबसे ज़्यादा है, 1.5 लाख डाकघर। विश्व में सबसे अधिक डाकघर कहाँ पे है, भारत में। तो डाकघर को कोर बैंकिंग सिस्टम के अंत पर लाया जाएगा, यानी अब डाकघर सीधे क्या जुड़ जाएंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएंगे। अब डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होगा डाकघरों में, तो डाकघर अब एडवांस हो जाएंगे भाई। आगे है फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, यह भी चर्चा में है। अभी आप जानते हैं केन लिंक बेतवा लिंकिंग परियोजना जो है, इसके लिए क्या किया गया, 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है, 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान है। इतना में तो पानी ही पिला दे लाला के, है ना, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब इससे 9 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ मिलेगा। 9,000 होना चाहिए, या फिर 9 लाख होगा, और इसमें 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी, और 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है, और ये कौन कौन से राज्यों के मध्य है। दोनों ही बातें आप बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर की अब बात करते हैं। कर में देखिए भाई, बजट तो लेकिन कर के लिए ही होता है, लेकिन इस बार थोड़ा परेशान हो गए हैं लोग, क्योंकि टैक्स में छूट नहीं दिया गया है। अब देखो, केंद्र और राज्य के बीच सरकारी कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ मिलेगा, तो यानी सरकारी नौकरी करने वालों को फायदा हो गया थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% का कर लगाया जाएगा, ठीक है। यानी आप गेम खेलते हैं, वर्चुअल मनी कमाते हैं, तो क्या होगा, फिर ट्रांसफ़र करेंगे अपने अकाउंटवा में, तो क्या होगा, 30% का टैक्स लग जाएगा, तो बच के रहिएगा। आगे है कॉरपोरेट सरचार्ज, फ़ायदा पे लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप घाटे में हैं फिर भी आप पे टैक्स लग गया, तब तो आप डबल मारे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो फ़ायदा आप देखते हैं ना, जो क्या होता है,
शेयर मार्केट ही है तो उसमें भी आपका 15% टैक्स देना होता है, फायदे पर देना होता है। ये नहीं कि आप घाटे में चले गए, आप 1 लाख लगाए थे और ऊपर से आप 20% के घाटे में चले गए और घाटे के बाद आप 15% का टैक्स ही दे दिए तो आप तो भीतर चले जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको तभी टैक्स देना है जब आपका लाभ होगा, सरकार ये भी देखती है। आगे है कॉरपोरेट सरचार्ज। कॉरपोरेट सरचार्ज कितना है, 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। तो भाई इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं भाजपा गवर्नमेंट वाले, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इनकी मजबूरी भी है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा होंगे तभी किसी देश का विकास होता है। आप यूएई देख लीजिए, यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पर बस कितना परसेंट टैक्स लगता है, 12% जी, जो आपका कॉरपोरेट टैक्स है। तो वहाँ पर भर भर के इन्वेस्टमेंट आता है। चलिए, तो यही सरकार भी प्रयास कर रही है लेकिन अभी सफल उतना नहीं हो पाई है। आगे है हीरे पर सीमा शुल्क घटा दिया गया। अब इंपोर्ट होगा हीरा इंडिया में, मुंबई में, तो उस पर 5% कम टैक्स लगेगा, यानी हीरे ज्वेलरी वालों को थोड़ा फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी आप 3 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दिए और उस पर लाभ हो गया तो 15% टैक्स दे दीजिएगा चुपचाप, नहीं तो पकड़े जाइएगा। चलिए, तो यहाँ तक थी बजट की मुख्य हाईलाइट बातें जिसे आपको याद रखना है। और कॉर्पोरेट टैक्स याद रखिएगा, सरचार्ज याद रख सकते हैं, ठीक है, आपका कितना वृद्धि होगा, ठीक है, यह सारी बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज तक के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे।